सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपन आज बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में, यानी जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता यानी जीवों में जो विविधता पाई जाती है, जो जीवों का भिन्न भिन्न रूप पाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता के बारे में बात करें, यानी बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ये हो गई बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता समझने से पहले अपन को यह मालूम होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। जो जैव होता है, जैव का अर्थ तो हो गया जीव। जैव का अर्थ क्या हो गया? जैव का अर्थ होता है जीव, और जो विविधता होती है, इस विविधता का अर्थ होता है स्वरूप। क्या होता है? स्वरूप होता है। यानी सीधा सीधा देखो, सबसे पहले हो गई बायोडाइवर्सिटी, जिसका हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। भाई कितने जीव है, जीवों में किस प्रकार विविधता पाई जाती है, उसे अपन जैव विविधता कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो ये हो गया जैव का अर्थ तो हो गया जीव, ये हो गया जीव, और जो विविधता है, विविधता का अर्थ हो गया स्वरूप। अब परिभाषा देखो कि जीवों में, यानी जो जीवों का स्वरूप, जीवों का या अलग अलग रूपों में मिलना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। कि जीवों का अलग अलग, जीवों का अलग अलग कह दो या भिन्न भिन्न अलग अलग रूपों में मिलना, कि जीवों का अलग अलग रूपों में मिलना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गई सीधी सीधी। भाई बायोडाइवर्सिटी है, अपन बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, अपन को पता ही नहीं कि परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले तो परिभाषा खोपड़े में सेट होनी चाहिए। तो परिभाषा की बात करें तो जैव विविधता, यानी देखो जैव का अर्थ क्या हो गया? जीव हो गया, और विविधता का अर्थ क्या हो गया? स्वरूप। स्वरूप का मतलब होता है रूप, ठीक है। यानी जीवों का अलग अलग रूपों में पाया जाना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। सीधे शब्दों में समझे, यानी एक तो मान लेते हैं अपन का ये क्या है? गांव है, और एक हो गया हमारा शहर, ठीक है। एक गांव हो गया और एक हो गया शहर। यानी ये यदि परिभाषा याद नहीं है तो एक तरीका और है, तरीके बहुत है याद कराने के। एक गांव हो गया और एक शहर हो गया। यानी गांव में यदि अपन हमारा जो घर है, घर के आसपास देखेंगे अपन, तो घर के आसपास अपन को चिड़िया भी मिल जाएगी, मोर भी मिल जाएगा, कौवा मिल जाएगा, कबूतर मिल जाएगा, कुत्ते मिल जाएंगे, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट सभी मिल जाएंगे। इस कारण इसका अर्थ सीधा सीधा ये हो गया कि गाँव में क्या है? जैव विविधता ज़्यादा है। कि जीवों में जो विविधता पाई जाती है, जीवों का जो रूप पाया जाता है अलग अलग, वो अपन को गाँव में देखने को ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं? कि भाई गाँव में अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। यही देख के अपन यदि शहर पे देखे तो शहर में जो भी मिलेंगे पालतू मिलेंगे, पालतू कुत्ता मिल जाएगा, पालतू बिल्ली मिल जाएगी, जो पक्षी होते हैं, कबूतर होती है, चिड़िया होता है, तोता होता है, ये सभी पालतू मिलते हैं। लेकिन गाँव में देखे तो गाँव में जैव विविधता क्या है? ज़्यादा है। शहरों की बजाय गाँव में क्या है? यानी जीव जो भी अपन को जीव जंतु मिल रहे हैं, वो गाँव में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो भी अलग अलग मिल रही है। गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली बंदर सभी गाँव में मिल रहे हैं। इस कारण अपन कह सकते हैं कि गाँव में शहर की बजाय जैव विविधता ज़्यादा है। सीधा हो गया। यानी जीवों का अलग अलग रूपों में पाया जाना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। विविधता की परिभाषा अब बात करते हैं कि जो जैव विविधता है, जैव विविधता कितना प्रकार के होती है। जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसके प्रकार कितने होते हैं? बायोडाइवर्सिटी के कोई प्रकार नहीं होते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं? लेवल होते हैं या स्तर होते हैं। क्या होते हैं? स्तर होते हैं। तो जैव विविधता के अपन क्या करते हैं? स्तर की बात करते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं जैव विविधता के? तो स्तर होते हैं जैव विविधता। क्या होते हैं? स्तर होते हैं, ना कि प्रकार। स्तर यानी कह सकते हैं कि जैव विविधता कितने लेवल होते हैं। लेवल कह दो या स्तर कह दो, एक ही बात है। तो जैव विविधता मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। जैव विविधता कितने होते हैं? 3 स्तर होते हैं। एक नंबर, सबसे पहले जो जैव विविधता का स्तर होता है उसका नाम है आनुवंशिकीय जैव विविधता। आनुवंशिकीय जैव विविधता इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। दूसरा जो प्रकार आता है उसे कहते हैं प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता को कहते हैं स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। तीसरी आती है पारिस्थितिकीय, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पारिस्थितिकीय जैव विविधता। जैव
विविधता, पारिस्थितिकीय जैव विविधता, इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ये हो गए तीन अपन के स्तर, ना कि प्रकार नहीं होते, यानी प्रकार नहीं कह सकते अपन जैव विविधता के। जो बायोडाइवर्सिटी के इसे अपन क्या कहते हैं, लेवल कहते हैं या स्तर कहते हैं। सबसे पहला जो स्तर आता है आनुवांशिकीय जैव विविधता। आनुवांशिकीय जैव विविधता क्या होती है? आनुवांशिकीय जैव विविधता का सीधा सीधा मतलब हो गया, यानी कोई भी पर्टिकुलर जाति है, जाति में कितनी उपजातियां हैं उसे आनुवांशिकीय जैव विविधता कहते हैं। जैसे मनुष्य की तो कितनी 5-7 जातियां हैं, 5-7 जातियां अलग अलग रूपों में पाई जाती है। लेकिन वही जातियों की संख्या की ज़्यादा की बात करें तो अपन को ज़्यादा मिलेगी, घास मिल जाएगी, तितलियों, यानी तितली और घासों की अनेकों प्रजातियां हैं। एक पर्टिकुलर जाति तो हो गई, लेकिन जाति में कितनी प्रजातियां हैं, जाति में कितनी प्रजातियां जो मिलती है उसे अपन क्या कहते हैं, आनुवांशिकीय जैव विविधता कहते हैं। यानी कह सकते हैं जो आनुवांशिकीय हमारी जो जैव विविधता है, इन दो को मिटा देते हैं पहले। अब आनुवांशिकीय जैव विविधता की बात करें, यानी किसी जाति में कितनी उपजाति, यानी जाति में उपजातियों का मिलना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिकीय जैव विविधता। यानी किसी जाति में कितनी उपजातियां हैं, कितनी उपजातियां हैं, कि किसी जाति में कितनी उपजातियां, कोई भी पर्टिकुलर जाति हो गई, उसमें जाति तो पर्टिकुलर एक है, लेकिन जैसे मनुष्य एक जाति हो गई, लेकिन मनुष्य की अलग अलग उपजातियों में बटा हुआ है। उसी प्रकार जो घास हो गई, तितली हो गई, इनकी अनेकों उपजातियां हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि जो आनुवांशिकीय जैव विविधता सर्वाधिक जो पाई जाती है वो हमारे पाई जाती है, एक तो घास में, घास की भी अनेक उपजातियां हैं, और एक पाई जाती है तितलियों में। इनकी अनेकों उपजातियां क्या है, इनकी अनेकों उपजातियां हैं। ये हो गए हमारी आनुवांशिकीय जैव। आनुवांशिक जैव विविधता समझ में आई कि नहीं आई? आनुवांशिक में ज़्यादा रटना है ही नहीं। आनुवांशिक का मतलब याद रखो जाति, क्या याद रखो, जाति, कि कोई भी पर्टिकुलर जाति है और जाति में कितनी उपजातियां हैं, जाति हो गई पर्टिकुलर एक, और उसकी जो अनेकों उपजातियां हैं, जाति में ही उपजातियों का मिलना क्या कहलाता है, आनुवांशिकीय जैव विविधता कहलाता है। याद क्या रखना है? याद सिर्फ ये रखना है कि जो आनुवांशिकीय जैव विविधता वो सर्वाधिक किनमें देखने को अपन को मिलती है, तो घास में मिलती है, कि घास की अनेकों उपजातियां हैं, और इसके अलावा अपन तितलियों में भी देखने को मिलती है। तो ये लाइन है कि याद रखना। इसके बाद में यदि आगे चले तो आगे आता है प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता क्या होती है? प्रजातीय, ठीक है, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? प्रजाति, यानी किसी भी कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों का मिलना। जैसे अपन बात करें पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हो गया कोई भी ये पारिस्थितिकी को ये तंत्र है, ठीक है, पारिस्थितिकी हो गया, पारिस्थितिकी में हो गया जीव जंतु पाएंगे। जैसे पारिस्थितिकी अपन को मिल गया, मान लीजिए कि शेर मिल गया, बाघ मिल गया, गाय मिल गई, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, ये सभी मिल रही। अब देखो ये पारिस्थितिकी पूरा तंत्र हो गया कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में कितनी प्रजातियां हैं। अब देखो ये प्रजातियां कितनी हो गई, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अपने कहते हैं कि भाई 7 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? किसी पारिस्थितिक तंत्र में कितनी प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों का मिलना ही क्या कहलाता है, प्रजातीय जैव विविधता। सीधा सीधा हो गया, कोई पारिस्थितिकी तंत्र है और पारिस्थितिकी तंत्र में कितनी प्रजातियां हैं, और उन प्रजातियों का मिलना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा प्रजातीय जैव विविधता। यानी किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कितनी प्रजातियां हैं, कितनी प्रजातियां हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। अब हमारा प्रश्न ये है कि जो प्रजातीय जैव विविधता है, इस प्रजातीय जैव विविधता का सूत्र क्या होता है, यानी ज्ञात कैसे की जाती है? तो ज्ञात करते हैं अपन प्रजातीय जैव विविधता। देखो प्रजातीय जैव विविधता को ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। तो प्रजातीय जैव विविधता ज्ञात की जाती है, यानी इसका सूत्र की बात करें प्रजातीय जैव विविधता का, तो इसका जो सूत्र होता है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या, कि एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या, एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या, किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक ही प्रजाति कह दो या जाति में जीव प्रजाति के जीवों की संख्या क्या है, और दूसरी हो गई कुल तंत्र की कुल जीवों की संख्या, तंत्र में
कुल जीवों की संख्या, तंत्र में कुल जीवों की संख्या, यानी इसका सूत्र की बात करें प्रजातीय जैविकता होती क्या है। प्रजातीय जैविकता का मतलब सीधा सीधा हो गया किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कितनी प्रजातियां हैं, उससे अपन क्या कहते हैं प्रजातीय जैविकता। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या बटा कुल जीवों की संख्या। जैसे बात करें सूत्र की अपन, तो सूत्र में बात करें तो मान लेते हैं कि कोई हमारे जो ये कमरा है, ये हमारा जो रूम है, इस रूम में मान लेते हैं कि केवल और केवल मनुष्य है, मनुष्य के अलावा एक मक्खी भी अंदर नहीं है। तो लिख दे कितने मनुष्य है, अपने कहा कि इसमें 100 मनुष्य, यानी एक ही प्रजाति के जीव कमरा हमारा, और इस कमरे में केवल मनुष्य के अलावा कोई भी देखने को नहीं मिला, एक मच्छर तक नहीं है। तो अपने कह दिया भाई एक ही जाति के जीव कितने हैं, 100 है, और कह दिया टोटल जो जीव है वो भी कितने हैं, 100 है। तो यहाँ जो जैव विविधता होगी वो कितनी होगी, एक होगी। अब बताओ एक जैव विविधता है, एक का मतलब हो गया कि भाई मनुष्य के अलावा कोई दूसरा प्राणी है नहीं इसके अंदर, नहीं है, तो जैव विविधता क्या है, एक है। तो एक जैव विविधता बताओ ये सर्वाधिक हुई कि न्यूनतम हुई। भाई जैव विविधता एक है तो सर्वाधिक कैसे हो गई, ये तो न्यूनतम हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रजातीय जैव विविधता है वो जो न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है एक, और जो सर्वाधिक होती है यानी एक है, इसका मतलब न्यूनतम है। और यदि सर्वाधिक की बात करें भाई सर्वाधिक कितनी होती है, तो सर्वाधिक 0 होती है, सर्वाधिक 0 होती है। 0 कैसे होती है, 0 का मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या कितनी है, तो वो लगभग हो गई हमारे, मान लीजिए कि 22 है। एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या कितनी है, 22 है। और अपन बात करते हैं कि तो कुल तंत्र में कुल जीवों की संख्या कितनी है, तो अनाज से अपन कह दिया कि भाई 2000 है या 3000 कितनी भी है, और इनको अपन डिवाइड करते तो 0 पॉइंट कुछ आता है। तो अपन कैसे 0 आ जाए मान, तो 0 का लमसम आता है, तो 0 आता ही मान क्या कह देना है, यानी 0 जहां कहीं भी आए मान निकालने के बाद तो अपन को कह देना है कि जो प्रजातीय जैव विविधता है उसकी संख्या सर्वाधिक 0 में और न्यूनतम में 1 हो गया। तो ये हो गई हमारी प्रजातीय जैव विविधता। भाई अपने सबसे पहले जैव विविधता की परिभाषा बात की, भाई जीवों का अलग अलग रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। पहला कौन सा होता है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा आनुवंशिक स्तर, उसके बाद में पढ़ा प्रजातीय स्तर, और जो तीसरा स्तर है वो कौन सा है, पारिस्थितिकीय तंत्र जैव विविधता। अब बात करते हैं आनुवंशिक जैव विविधता कौन सी होती है, कि किसी जाति में कितनी उपजातियां, कोई भी जाति होगी पर्टिकुलर, और जाति में कितनी उपजातियां हैं उसे अपन कौन सी विविधता कहते हैं, आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। और आनुवंशिक जो जैव विविधता अपन को सर्वाधिक देखने को मिलती है वो अपन को किस में मिलती है, घास और तितलियों में मिलती है। ठीक, घास और तितलियों में सर्वाधिक प्रजातियां मिलती है। इसके अलावा अगला आता है हमारे प्रजातीय जैव विविधता, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्राणी है या कितने जीव है, कितने प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, वो अपन की कौन सी प्रजाति होगी, प्रजातीय जैव विविधता होगी। और प्रजातीय जैव विविधता का सूत्र होता है कि एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या बटा तंत्र में कुल जीवों की संख्या। ये हो गई हमारी प्रजातीय जैव विविधता। अब जो प्रजातीय जैव विविधता के बाद जो तीसरा स्तर आता है वो आता है पारिस्थितिकीय जैव विविधता। अब आता है तीसरा सी, पारिस्थितिकीय जैव विविधता। पारिस्थितिकीय जैव विविधता क्या होती है, पारिस्थितिकीय जो जैव विविधता होती है ये किसी बड़े भूभाग पर ज्ञात की जाती है, किसी बड़े भूभाग पर ज्ञात की जाती है, किसी बड़े भूभाग पर ज्ञात की जाती है, किसी बड़े भूभाग पर ज्ञात की जाती है। बड़े भूभाग का मतलब क्या हो गया, बड़े भूभाग का मतलब हो गया जैसे हमारा ये भारत का नक्शा बनाता हूं मैं एक छोटा सी, बड़े भूभाग, जैसे ये हमारे भारत हो गया, मान लेते हैं कि भारत का नक्शा है। अब बड़े भूभाग से मतलब हो गया कि भाई हमारा जो भारत है, अब इस भारत का जो ये क्षेत्र आता है पश्चिमी, यह क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थल है। तो यहाँ जो जैव विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है मरुस्थलीय जैव विविधता, मरुस्थलीय जैव विविधता। यानी बड़ा भूभाग का मतलब हो गया कि बड़ा, इतने बड़े क्षेत्र में केवल एक ही जैव विविधता है, मरुस्थलीय जैव विविधता। भाई जीवों की जो संख्या मिलती है अपन देखने को मरुस्थल में मिलती है, इसका मरुस्थलीय जैव विविधता। अब जो ये तटवर्ती क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्रों पर जो जैव विविधता पाई जाती है वो होगी तटीय जैव विविधता, ये हो गई तटीय जैव विविधता। और जो ये बीच का आता है इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, तो ये होगी प्रायद्वीपीय जैव विविधता, यानी बड़े भूभाग। अब देखो मरुस्थल पूरा एक बड़ा भूभाग हो गया, तटीय क्षेत्र भी बड़ा एक भूभाग हो गया, और जो मध्य का क्षेत्र हो गया प्रायद्वीपीय भारत होगा, ये भी एक क्या है, बड़ा भूभाग। इस पर जो जैव विविधता पाई जाती है
तो देख लो प्रायद्वीपीय हो गए, तटीय हो गए, मरुस्थलीय हो गए, ये हो गए हमारे भारत के, यानी बायोडाइव पारिस्थितिकी जैव विविधता, यानी किसी बड़े भूभाग और जो जैव विविधता ज्ञात की जाती है उसे अपन कौन सी जैव विविधता कहते हैं, तो उसे अपन कहते हैं पारिस्थितिकीय जैव विविधता। अब यह तो हो गई जैव विविधता के स्तर, परिभाषा की बात कर ली, स्तर की बात कर ली। आगे चले तो आगे आता है कि इस जो जैव विविधता है इसका मापन कैसे किया जाता है। मापन की बात करते हैं तो इसका जो मापन किया जाता है 3 प्रकार से किया जाता है। जैव विविधता का मापन, इसका मापन 3 प्रकार से किया जाता है। तो पहला क्या था, एल्फा जैव विविधता, एल्फा जैव विविधता। दूसरा बीटा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता। तीसरा गामा जैव विविधता, गामा जैव विविधता। ये हो गए एल्फा, बीटा और गामा। अब एल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है और गामा क्या होता है, इसके बारे में यदि थोड़ी चर्चा करें तो एल्फा का मतलब हो गया किसी जो कोई भी पर्टिकुलर क्षेत्र है, क्षेत्र में कितने जीव पाए जाते हैं, यानी जीवों की जो संख्या पाई जाती है। कोई भी क्षेत्र हो गया, मान लेते हैं कि ये क्षेत्र, इसमें एक यहाँ हो गया, 2 3 4 5 6, यानी ये मान लीजिए ब्लैक ब्लैक का पूरा दोनों, ये ऐसे धारीदार हो गई और ये ऐसे लाइनदार हो गई। तो कहते हैं कि इसमें कितनी जैव विविधता है, तो इसमें कह सकते हैं कि 2 का जोड़ा हो गया, देखो ये समान है, ये समान है, ये समान है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ जो एल्फा जैव विविधता है, एल्फा जैव विविधता की संख्या कितनी है, तो एल्फा जैव विविधता की संख्या यहाँ हो गई 3। क्या हो गई, 3 हो गई। ये हो गई एल्फा जैव विविधता, यानी किसी क्षेत्र में जो जैव विविधता पाई जिसे अपन गिन लेते हैं वो कौन सी होगी, यानी गिनकर जिसे ज्ञात की जाती है वो एल्फा हो गई। बीटा क्या होती है, बीटा का मतलब हो गया कि मान लीजिए एक तो ये हो गई हमारी एल्फा जैव विविधता, एक और बनाते हैं, जैसे ये सेम टू सेम हो गए, 2 समान हो गई, ये 2 भी, ये भी समान हो गई, लेकिन जो ये जो बिंदी वाली है इसको अपने खाली छोड़ दिया। तो अपने कहा कि यहाँ बीटा जैव विविधता कितनी है, तो बीटा जैव विविधता मतलब देखो ये समान है तो ये समान से समान कट गई, इससे ये कट गई, बच्चा कितना, 2 बच्चा है, यानी जो एक है ये भिन्न है, तो यहाँ कितनी जैव विविधता 3 हो गई और यहाँ कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये जो इनका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 2 आता है। तो ये जो 2 आ रही है वो कौन सी हो गई, बीटा जैव विविधता हो गई। अपन को ज़्यादा याद नहीं रखना, इतना ही याद रखना कि जो अपन की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता का मापन किस प्रकार किया जाता है, तो एल्फा, बीटा और गामा, इन 3 तरीकों से हमारी जैव विविधता क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। अब बात करते हैं जैव विविधता की। जैव विविधता के संरक्षण की बात करें। अब बात करें जैव विविधता का संरक्षण कैसे कर सकते हैं अपन। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता होती है, इस जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है, तो 2 तरीके से करते हैं। पहला होता है, एक तो होता है स्व स्थानीय संरक्षण, स्व स्थानीय संरक्षण, एक होता है पर स्थानीय संरक्षण। ये कंफ्यूज रहता है, स्व स्थानीय और पर स्थानीय याद नहीं रखता कई बार। इसे तो कहते हैं एक्स सिटू, इसे कहते हैं इन सिटू। एक्स सिटू और इन सिटू होता क्या है दोनों। बात करें एक्स सिटू और इन सिटू की, तो स्व स्थानीय समझे तो स्व स्थानीय का सीधा सीधा मतलब हो गया, मान लेते हैं कि मेरे को खतरा है। यदि मेरे को खतरा है और मैं अपन के जो गहलोत साहब है, अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के कौन है, अशोक गहलोत है। गहलोत साहब को मैंने कहा कि मेरी जान को खतरा, आप कुछ ना कुछ करो। तो गहलोत साहब ने कहा कि चलो जान को खतरा है तो हम आपको बचाएंगे, बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप ऐसा करो। अब यदि आप हमारी शरण में आ गए हो तो आपको किसी भी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं कि आप हमारी शरण में हो, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अब आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं, जो आप पर खतरा वो हमारे पर खतरा। गहलोत साहब कह रहे हैं। तो गहलोत साहब कह रहे हैं कि अब आप एकदम खुले हो, आप जहाँ चाहो जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, कोई खतरा नहीं, खतरे की हमारी गारंटी है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बस आप जहाँ भी हो अपने क्षेत्र में खुले रहो, एकदम कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी स्वयं के वातावरण, जहाँ मेरा वातावरण वहाँ मैं रह रहा हूँ और मेरे अब घबराई दुनिया में जहाँ जाना चाहता हूँ जा सकता हूँ। यानी खुद के प्राकृतिक आवास में, जो खुद का प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक आवास में क्या मिल रहा है, एक तो मेरा खुद का प्राकृतिक आवास है, खुद का वहाँ रह रहा हूँ आराम से, ऊपर से क्या मिल गया, संरक्षण मिल गया। तो मिल गया, इसका हो गया कि वातावरण के जीव को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान करना, प्राकृतिक आवास में ही
संरक्षण प्रदान करना, कि जो प्राकृतिक आवास जहाँ जीव रह रहा है, कोई भी प्राणी रह रहा है, उसके आवास में जो उसका आवास है वहीं पर उसको यदि संरक्षण प्रदान कर दिया जाए, देखभाल कर दी जाए उसकी, तो उसे कौन सा कहते हैं अपन? उसे अपन कहते हैं स्वयं स्थानीय संरक्षण, यानी स्वयं के आवास में ही उसका संरक्षण करना, जहाँ जीव रह रहा है वहीं पर उसका संरक्षण कर देना क्या कहलाता है? स्वयं स्थानीय। याद रखो, स्वयं का मतलब होता है स्वयं, स्वयं जहाँ रह रहा है वहीं पर उसका क्या कर देना? संरक्षण कर देना, वो तो हो गया स्वयं स्थानीय। परिस्थानीय क्या हो गया? परिस्थानीय का मतलब हो गया, अब गहलोत साहब कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पे खतरा है वो मेरे पे भी खतरा है, तो आप ऐसा करो कि मैं आपके यहाँ देखभाल नहीं कर सकता आपके खुद के आवास पे, आप ऐसा करो कि मेरे पास आ जाओ। अब मान लेते हैं कि मैं गहलोत साहब के पास चला जाता हूँ और वहाँ पर मेरा भी क्या हो जाता है? संरक्षण हो जाता है, देखभाल हो जाती है, यानी खुद का प्राकृतिक आवास को छोड़कर दूसरी जगह जा रहा हूँ, यानी अपन लिख सकते हैं कि कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान करना, कृत्रिम आवास। ठीक है, ये हो गया कृत्रिम आवास, ये तो हो गया प्राकृतिक। स्वयं स्थानीय का मतलब हो गया स्वयं के आवास में संरक्षण प्रदान करना, और परिस्थानीय का मतलब हो गया प्राकृतिक आवास से जाके दूसरी जगह जो हमारे को जो संरक्षण मिल रहा है वो कौन सा हो गया? परिस्थानीय संरक्षण हो गया। अब बात करते हैं कि स्वयं स्थानीय संरक्षण होता कौन कौन सा है? तो स्वयं स्थानीय संरक्षण में सबसे पहले आता है एक तो अभ्यारण्य सेंचुरी, अभ्यारण्य आता है। अभ्यारण्य के अलावा कौन सा पार्क आता है? तो नेशनल पार्क आता है, यानी राष्ट्रीय उद्यान आता है। नेशनल पार्क को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और तीसरा की बात करें तो बायोस्फीयर आता है, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर आते हैं। बायोस्फीयर के अलावा जो चौथा आता है वो आता है संरक्षित वन आता है। कौन से वन आते हैं? संरक्षित वन आते हैं। यदि इसकी बात करें भाई, हमारा जो परिस्थानीय संरक्षण में कौन कौन आते हैं? परिस्थानीय में एक क्या बनाओ? एक पौधा बनाओ। क्या बनाओ? एक पौधा बना दिया। अब पौधा क्या हो गया? पेड़ बन गया। पेड़ मिलता है उद्यान में, तो एक तो आता है वानस्पतिक उद्यान, वानस्पतिक उद्यान। तो इसमें परिस्थानीय में एक तो आ गया हमारा वानस्पतिक उद्यान। अब उद्यान है तो उद्यान पर कौन बैठी है? यहाँ चिड़िया बैठी है। यहाँ कौन बैठी है? यहाँ मान लेते हैं कि पौधे पर कौन बैठी है? चिड़िया बैठी है। यहाँ चिड़िया बैठी है तो चिड़िया से याद कर दो, चिड़ियाघर। कौन सा घर हो गया रे? चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर बैठी है, चिड़िया बेटी बेटी क्या कर रही है? फल खा रही है। फल के अंदर क्या निकला? बीज निकला। तो बीज से लिख दो बीज बैंक। क्या लिख दो? बीज बैंक। ये हो गया बीज बैंक, ये होगा हमारा बीज बैंक। तो देखो ये चीज पे देने पहला आ गया स्वयं स्थानीय, यानी स्वयं के प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान करना कौन सा कहलाता है रे? स्वयं स्थानीय संरक्षण कहलाता है। परिस्थानीय का मतलब हो गया प्राकृतिक आवास से निकालकर दूसरे स्थान पर संरक्षण देना, कौन सा कहलाता है? परिस्थानीय या एक्स सिटू कहलाता है। अब अभ्यारण्य क्या होता है? नेशनल पार्क क्या होता है? बायोस्फीयर क्या होता है? सुरक्षित वन क्या? अभ्यारण्य। जो अभ्यारण्य होता है ये राज्य सरकार का विषय होता है। जो नेशनल पार्क होता है ये हमारे संघीय सरकार का विषय होता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों का मिला जुला रूप रहता है, वो रहता संघ। ठीक है। जो अभ्यारण्य होता है, अभ्यारण्य से अपन सूखी लकड़ी लाना, शहद लाना, रेशम लाना, पशुपालन करना, यानी जो मानवीय क्रियाएं है वो पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं रखते, कुछ हद तक अपन ये सब ला सकते हैं अभ्यारण्य से। वही यदि नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क ये पूर्णतः प्रतिबंधित रहते हैं, यानी सूखी लकड़ी लाना, फल लाना या पशुपालन करना या रेशम प्राप्त करना, शहद लाना, यह सभी जो मानवीय क्रियाएं रहती है पूर्णतः प्रतिबंधित रहती है। नेशनल पार्क में ओनली पर्यटन आ जा सकते हैं, यानी कुछ ज़्यादा नहीं कुछ हद तक पर्यटन आ जा सकते हैं। ये हो गया। अभ्यारण्य की बात करें तो भारत में कुल अभ्यारण्य कितने हैं? 551। भारत में कुल अभ्यारण्य 551 अभ्यारण्य। वही यदि नेशनल पार्क की बात करें भारत में कितने हैं, तो भारत में जो नेशनल पार्क है 104 कितने हो गए? 104 हो गए। राजस्थान में यदि अभ्यारण्य की बात करें तो कितने? 27 है। और यदि भारत में बात करें नेशनल पार्क 104 है भारत में, लेकिन राजस्थान में कितने नेशनल पार्क? तो 3 नेशनल पार्क है। ये हो गया अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। आगे आता है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर का निर्माण कैसे हुआ? निर्माण हो गया जैसे मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में जैव विविधता ज़्यादा है। जैव विविधता ज़्यादा है तो आप उस जीवों का क्या कर रहे हैं? संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारे संरक्षण नहीं हो रहा, खर्चा पानी ज़्यादा चाहिए इसलिए हो नहीं पा रहा है, तो आप अपनी राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे और राज्य सरकार देखेगी, पूरा क्राइटेरिया जो भी होता है पूरा करेगी, उसे अभ्यारण्य का दर्जा दे देती है, यानी राज्य सरकार के अधीन हो गया हमारा अभ्यारण्य। अब अभ्यारण्य में भी मान लेते हैं कि जीवों की संख्या ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अभ्यारण्य में भी जीव ज़्यादा है और हमारे को भी डर सता रहा है कि कहीं शिकारी प्रवृत्ति के लोग इनका शिकार ना कर दे। तो इस कारण हम क्या करेंगे कि जो राज्य सरकार है, ये अपन की जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार को पत्र भेजे कि यहाँ की जैव विविधता ज़्यादा है, आप इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दो। तो जो भारत सरकार है
सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखेगी, पूरी छानबीन करके देखेगी, तो वहाँ ज़्यादा जीव जंतु, इस कारण वो इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे देगी। अब नेशनल पार्क में मान लेते हैं कि जीव ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा हो गई जीवों की, अब नेशनल पार्क में भी नहीं हो रहे काम, तो उसको क्या करेगी, फिर ये मुद्दा हमारा इंटरनेशनल बन जाएगा। इंटरनेशनल जैसे मुद्दा बनेगा तो इसके बाद में अपन क्या कर देंगे, बायोस्फीयर घोषित कर देंगे। कौन सा स्फीयर, बायोस्फीयर। यानी जो बायोस्फीयर की जो शुरुआत की बात करें तो 1972 में हुई। कब हुई, 1972 में शुरुआत हुई थी। किसके सहयोग से, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत इसकी शुरुआत की गई। इस शुरुआत में होता है कि जो यूनेस्को की टीम होती है, यूनेस्को की टीम यहाँ आएगी और देखेगी कि भाई जैव विविधता का जो हमारा क्राइटेरिया पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है पूरे जीव जंतु, तो वो आकर चेक करेगी। चेक करने के बाद दर्जा देती है, फिर जो संरक्षण प्रदान होता है वो पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो जाता है। ये हो गए हमारे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बाद में अगला आता है संरक्षित वन। संरक्षित वन कौन से होते हैं, संरक्षित वन का मतलब होगा जिनका संरक्षण सरकार रहती है, यानी जिनका वन सरकार के अधीन होता है, जहां से अपन सूखी लकड़ी भी नहीं ला सकते, नहीं पौधों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते, वो कौन से वन हो गए, संरक्षित वन हो गए। ये हो गया। अब बात करते हैं परिस्थानीय संरक्षण की। परिस्थानीय संरक्षण में वानस्पतिक उद्यान, वानस्पतिक उद्यान यानी उनमें ये जो वानस्पतिक उद्यान है उन पौधों को नहीं रखा जाता जिनके ज्यादा फल हो, ज्यादा ऊंचाई और ज्यादा सुंदर हो, उन पौधों को नहीं रखा जाता वानस्पतिक उद्यान में। इस वानस्पतिक उद्यान में उन पौधों को रखा जाता है जो विलुप्ति के कगार पर, समाप्त होने के कगार पर है। तो इन पौधों का जो संरक्षण किया जाता है कहाँ किया जाता है, वानस्पतिक उद्यान में किया जाता है। आगे बात करें तो चिड़ियाघर, यानी चिड़ियाघर में जो पक्षी है, पक्षियों को भी हम आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए, उनकी प्रजाति को सेव रखने के लिए अपन क्या करते हैं, चिड़ियाघर बना दिया। अपन कृत्रिम रूप से बनाया, इस कारण ही तो अपने किस में रखा है, इसे परिस्थानी में एक सेटू में रखा है। अगला था बीज बैंक। कोई भी पौधा है उसकी मानी की क्वालिटी अच्छी है तो उसको भी अपन लंबे आने वाले समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक बीज का बैंक बना दिया। तो वो कौन सा बैंक हो गया, बीज बैंक हो गया। एक पौधा बैंक भी होता है। ये हमारा हो गया जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता की परिभाषा की बात करिए अपने पूरे विस्तार से। परिभाषा के बाद अपने जैव विविधता के लेवल की बात करें, 3 लेवल होते हैं। लेवल के बाद अपने जैव विविधता के संरक्षण की बात कर ली। अब यहाँ तक की जानकारी सबके खोपड़े में सेट हो गई होगी। आगे की चर्चा करेंगे हम कल। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।